हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज वास्तविक संख्या रियल नंबर नामक इस चैप्टर में आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हर साल एक सवाल पूछा ही जाता है और हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ √2 को हम सिद्ध कर रहे हैं, अगर यहाँ √3 दे दे तो आप आसानी से उसको सिद्ध कर ले। √3 ना देगा √5 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, यानी कि यहाँ पे वो कुछ भी अपरिमेय संख्या दे दे और आपको सिद्ध करने बोले, आप आसानी से इसी भाषा, इसी लहजे से, इसी सरल तरीके से आसानी से कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम सब जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपको यह सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पूछा जाए तो पहला मेरा स्टेप होगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों माने? क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम उसका उल्टा मान लिए। क्या मान लिए? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में परिमेय अपरिमेय के वीडियो में आपको बता दिए थे, अगर ये परिमेय संख्या √2 हम मान लिए हैं तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, साथ ही साथ p और q दोनों पूर्णांक होगा। दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन था जो बटा का q है वो 0 नहीं होगा। सेम उसी का कंसेप्ट का यूज किए हैं। तो अगर आप रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो में भी नहीं होगा, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो √2 को हम परिमेय संख्या जैसे ही माने तो ये परिमेय संख्या हुआ तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होगा? मेरा पूर्णांक संख्या होगा। अब बटा में जो q है ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम परिमेय संख्या मान लिए हैं। परिमेय संख्या का ये तीनों कंडीशन होता है। जब यहां तक हो गया तो अगला स्टेप हम आएंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। एक तरफ √2 है, एक तरफ p/q है, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। √2 का भी वर्ग करेंगे, p/q का भी वर्ग करेंगे। सेम ऐसे ही लाइन हर सवाल में आपको आगे बढ़ाते जाना है। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p², q का स्क्वायर करेंगे तो q²। अब ये जो बटा में q² है, इसको हम अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। बटा का q² इधर 2 के साथ गुना में आ जाएगा। 2q² बराबर p²। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बटा में q² आके गुना में हो गया, 2q² बराबर p²। अब देखिए 2 और q² का जो गुणनफल है वो p² के बराबर है, यानी p² का यहाँ पे 2 गुणनखंड दिया हुआ है, 2 और q² के रूप में गुना है। आपको पता है कि किसी संख्या का अगर 2 गुणनखंड है तो वो दोनों गुणनखंड से ये नंबर डिविजिबल होगा। आइए कैसे डिविजिबल होगा देखते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या 6 है, इसको हम 2 और 3 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 6 जो इस साइड का नंबर होगा, दोनों साइड अगर गुना में इस साइड लिखा हुआ है तो वो पहला से भी डिविजिबल होगा, दूसरे से भी डिविजिबल होगा। सेम यहाँ पे p² बराबर दिया हुआ है 2 गुना q², यानी ये जो p² है 2 से भी डिविजिबल होगा, q² से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इन दोनों का गुना p² के बराबर है। तो जब 2 से भी p² डिविजिबल होगा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 2 से विभाजित है। और हम जानते हैं किसी का अगर वर्ग यानी कि p का अगर स्क्वायर अगर 2 से भी डिविजिबल है, विभाजित है, तो वो संख्या p भी 2 से विभाजित होगा। ये कंसेप्ट है कि p का अगर स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे p भी 2 से क्या है? विभाजित होगा। जब p 2 से विभाजित होगा तो इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। कोई संख्या p है और यह 2 से भाग लग रहा है। 2 से कितने बार में लगेगा? जब हमको p के बारे में पता चलेगा तब हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको कहेगी 6 है तो हम कहेंगे s का बारे में कि यहाँ 6 हो तो ये 2 3 6 यानी s 3 हो जाएगा। जब हम कहेगा p 12 है तो जैसे ही 12 बताया जाएगा हम बोलेंगे 2 6 के 12 यानी s 6 है। तो हमको जब p के बारे में पता चल जाएगा तो हम s के बारे में बता देंगे। अभी p के बारे में नहीं पता तो हम s के बारे में भी नहीं बताएंगे, इसलिए हम अपने मन से मान लिए 2 का पढ़ा s बार पढ़ेंगे तो p आएगा। मानने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लिए, पुनः माना कि p बराबर 2s, यानी 2 को s बार गुना करेंगे तो p आ जाएगा, जहाँ s क्या है? कोई एक पूर्णांक है।
अब ये जो p का मान 2s माने हैं, इसको इस समीकरण में रखेंगे। ये समीकरण है 2q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इस p के जगह रखेंगे 2s, तो 2q स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर रख दिए। p के जगह पे हमको रखना है 2s का होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर 2s का होल स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर। अब इधर 2 है, 2 इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 4 के, बट्टा में 4 के हो जाएगा तो 2 बच जाएगा। सीधे सीधे इसको लिख दिए हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ हमको फिर दिख रहा है कि ये जो क्यू स्क्वायर है ये 2 और एस स्क्वायर के गुणनफल के बराबर है। ये दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि ये 2 से भी भाग लगेगा, एस स्क्वायर से भी भाग लगेगा। जब क्यू स्क्वायर 2 से भाग लग जाएगा पूरी तरीके से, क्यू स्क्वायर 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर कटा तो क्यू भी 2 से कटेगा। ये कंसेप्ट है, पहले ही आपको बता दिए थे। इसीलिए P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो जाएगा 2, यानी कि वहां पे पीछे हम देखे कि P भी 2 से विभाजित था, यहाँ देख रहे हैं Q भी 2 से विभाजित है, यानी P और Q दोनों विभाजित है। दोनों विभाजित है तो दोनों के लिए वो उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि P 2 से कट रहा है, Q 2 से कट रहा है, यानी दोनों 2 से कट रहा है, तो दोनों किससे कट रहा है, कॉमन 2 से कट रहा है, उसी कॉमन को उभयनिष्ठ कह रहे हैं। तो P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो गया 2। जबकि हम माने थे कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, दोनों P बटा Q के रूप में होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के रूप में होगा, या विरोधाभास उत्पन्न हो गया। या विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत थी, हमने यहाँ गलत कल्पना कर लिया था। क्या कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना कर ली, इसलिए परिणाम आया। यानी कि ये गलत कल्पना है, यानी कि सही क्या होगा, ये परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यहाँ लिख देंगे। अतः हमारी कल्पना ही गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे।